बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे एफ ब्लॉक तत्व। तो सबसे पहले ये जाने कि एफ ब्लॉक तत्व हैं कौन से। तो जिन तत्वों के परमाणुओं में अंतिम विभेदी इलेक्ट्रॉन n-2 कक्षा के एफ उपकोष में प्रवेश करता है, उन्हें एफ ब्लॉक तत्व कहते हैं। समझ में आ गया? इन तत्वों की 3 बाहरी कक्षाएं अपूर्ण होती हैं। इन तत्वों की 3 बाहरी कक्षाएं अपूर्ण होती हैं। ये एफ ब्लॉक तत्वों के लिए एक सामान्य सी डिफिनीशन हो गई। अब है कि एफ ब्लॉक तत्वों की 2 श्रेणियां हैं। पहला है 4f श्रेणी या लैंथेनाइड श्रेणी। इन्हें दुर्लभ मृदा तत्व भी कहते हैं। बच्चों, हम बोल रहे हैं, आपको लिखना है। जो मेन चीज है वो हम लिखेंगे। क्या बोलेंगे कि इन्हें दुर्लभ मृदा तत्व भी कहते हैं। इस श्रेणी के तत्वों के परमाणुओं में अंतिम विभेदी इलेक्ट्रॉन n-2 कक्षा के 4f उपकोष में प्रवेश करता है। अभी हमने जो बोला है वो पूरी तरीके से आपको लिखना है कि इस श्रेणी को दुर्लभ मृदा तत्व, इस श्रेणी के तत्वों को दुर्लभ मृदा तत्व भी कहते हैं। इस श्रेणी के तत्वों के परमाणुओं में अंतिम विभेदी इलेक्ट्रॉन n-2 कक्षा के 4f उपकोष में प्रवेश करता है। इस श्रेणी में 14 तत्व Ce58 से Lu71 तक के तत्व स्थित हैं। इस श्रेणी में 14 तत्व सीरियम होता है, 58 से Lu71 तक स्थित हैं। अब इसके बाद दूसरी श्रेणी होती है 5f श्रेणी या एक्टिनाइड श्रेणी। श्रेणी या एक्टिनाइड श्रेणी। फिर वही चीज बोलेंगे। इस श्रेणी के तत्वों के परमाणुओं में अंतिम विभेदी इलेक्ट्रॉन n-2 कक्षा के 5f उपकोष में प्रवेश करता है। इस श्रेणी में 14 तत्व Lr नहीं, कहां से है, 90। इस श्रेणी में 14 तत्व 90 थोरियम से 103 Lr लॉरेंसियम तक स्थित है। समझ में आ गया? इस श्रेणी में पैलेडियम
थोरियम और यूरेनियम प्राकृतिक तत्व हैं और शेष रेडियो एक्टिव हैं, और शेष रेडियो एक्टिव हैं। ठीक है। अब पहला चेंज करके कि एफ ब्लॉक तत्वों को आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं, और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है क्यों कहते हैं। तो क्योंकि इन्हें संक्रमण तत्वों के पीछे, इन्हें संक्रमण तत्वों के पीछे थर्ड बी उपवर्ग के, याद रखिएगा, थर्ड बी उपवर्ग के सिक्स्थ और सेवेंथ आवर्त में क्रमशः La यानी लैंथेनम और Ac एक्टीनियम के पीछे रखा गया है। तो 4f श्रेणी के तत्वों को लैंथेनम के पीछे और 5f श्रेणी के तत्वों को एक्टीनियम के पीछे रखा गया है। इसी कारण इन्हें लैंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व कहते हैं। इतना समझ में आ गया। अब हम स्टार्ट करेंगे 4f श्रेणी या लैंथेनाइड श्रेणी। इसको समझना है आपको बहुत अच्छे से कि 4f श्रेणी के 14 तत्व हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। फिर से अधिकांश चीजें आपको लिखनी है, हम केवल बोलेंगे और महत्वपूर्ण चीजें ही लिखेंगे। 4f श्रेणी के 14 तत्व Ce58 से Lu71 तक के तत्व लैंथेनॉइड्स LNS कहलाते हैं। इन्हें दुर्लभ मृदा तत्व भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी उपस्थिति पहले अति दुर्लभ थी, परंतु आधुनिक समय में अब ये दुर्लभ नहीं है और प्रकृति में प्रचुरता में उपलब्ध हैं। समझ में आ गया? क्योंकि ये सभी तत्व लैंथेनम के पीछे, क्योंकि ये सभी तत्व आवर्त सारणी के डी ब्लॉक के थर्ड बी उपवर्ग के सिक्स्थ आवर्त के लैंथेनम के पीछे रखे गए हैं और इनके गुण लैंथेनम से मिलते जुलते हैं। इसी कारण इन सभी तत्वों को लैंथेनॉइड्स LNS कहा जाता है। अभी हमने जो बोला आपको समझ में आ गया होगा, वो चीज आपको यहाँ पर लिखनी है। अब आते हैं लैंथेनाइडों के सामान्य लक्षण। लैंथेनाइडों के सामान्य लक्षण, और सबसे पहले प्राप्ति, ऑकरेंस, कहाँ से प्राप्ति होगी ये देखेंगे कि सभी लैंथेनाइड प्रकृति में प्रचुरता में उपलब्ध हैं। सभी लैंथेनाइड प्रकृति में प्रचुरता में उपलब्ध हैं। इनमें Ce सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है।
अब इसके बाद आते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ बना रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखेंगे। लैंथेनम 57, CE 58, PR 59, PR 59, और इसको कहीं कहीं PR 59, ND 60 और PM 61, SM 62, EU 63, GD 64। इसके बाद हम यहाँ बना लेते हैं TB 65, DY 66, HO 67, ER 68, TM 69, YB 70, LU 71। हम लैंथेनम से स्टार्ट कर रहे हैं और ये डी ब्लॉक का तत्व है, बाकी सारे एफ ब्लॉक के हैं, ठीक है। और इसका विन्यास बनाने के लिए हम लैंथेनम के विन्यास से समानता करेंगे इसकी। समझ में आ रहा है? तो कैसे? इसके निकटतम अक्रिय गैस जीनान, इसमें जाते हैं 54, 4F 5D और 6S, ये क्रमशः विन्यास आता है। चूंकि ये डी ब्लॉक का है, एफ में नहीं जाते हैं इलेक्ट्रॉन, तो 0 कर दिया, 5D1 6S2। अब हम विन्यास अगर बनाएं तो आफ्बाउ के नियम से अगर बनाएं तो सारे विन्यास क्रम से बना लेंगे आसानी से, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी। तो हम इसका सीरियम का बना के देखें। जीनान 4F1 5D1 6S2, इसका देखें 4F2 5D1 6S2। इतना समझ में आ गया? अब हम लास्ट में अगर देखें तो जीनान 4F14 5D1 6S2 हो गया। अब सारे क्रम से ऐसे बना लीजिएगा, ये आफ्बाउ के नियम से बनाने हैं। तो इसके नीचे क्या लिखेंगे? हम बोल रहे हैं इन सभी तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इन सभी तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4F 1 से 14, 5D1 और 6S2 होता है, ठीक है। इनमें LU, इनमें EU तथा इनमें EU तथा GD का स्थायित्व अन्य F ब्लॉक तत्वों से अधिक है, ठीक है। इनमें EU तथा GD का स्थायित्व अन्य F ब्लॉक तत्वों से अधिक है, क्योंकि इनके F उपकोष अर्धपूर्ण स्थायी विन्यास वाले होते हैं। क्योंकि इनके F उपकोष आधे भरे होते हैं, ये भी लिख सकते हैं, जो स्थायी विन्यास का होता है। इतना समझ में आ गया? तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया है। अब दूसरा पॉइंट हम बोल रहे हैं घनत्व। बच्चों हम बोलेंगे इसलिए आप केवल ध्यान से सुनेंगे। इन तत्वों का घनत्व बहुत अधिक होता है और बाएं से दाएं जाने पर यह घनत्व बढ़ता जाता है। क्यों बढ़ता जाता है? क्योंकि
आकार छोटा होता जाता है। तो बाएं से दाएं जाने पर घनत्व बढ़ता जाता है, जिससे कठोरता भी बढ़ती जाती है। समझ में आ गया? अब आते हैं तीसरा, गलनांक व क्वथनांक। क्योंकि इनके घनत्व बाएं से दाएं जाने पर बढ़ते जाते हैं, इसी के साथ साथ इनके गलनांक और क्वथनांक भी बाएं से दाएं जाने पर बढ़ते जाते हैं। ठीक है, तो गलनांक और क्वथनांक घनत्व पे आधारित हैं। जितना अधिक घनत्व होगा, गलनांक क्वथनांक भी उतना ही अधिक होगा। अब इसके बाद आते हैं आयनन ऊर्जा। इनकी प्रथम और द्वितीय आयनन ऊर्जा का मान IE1 व IE2, प्रथम और द्वितीय आयनन ऊर्जा का मान कम होता है और क्षारीय मृदा धातुओं जैसे कैल्शियम के समान होता है। तो कम आयनन ऊर्जा के कारण ही ये प्रबल धन विद्युती, कम आयनन ऊर्जा के कारण ही ये प्रबल धन विद्युती तत्व होते हैं। अब इसका सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है परमाणु त्रिज्या। तो लैंथेनाइड तत्वों की परमाणु त्रिज्या बाएं से दाएं जाने पर घटती जाती है। इसके इस प्रभाव को लैंथेनाइड संकुचन कहते हैं। क्या कहेंगे? संकुचन। तो फिर से बोल रहे हैं, लैंथेनाइड तत्वों की परमाणु त्रिज्या बाएं से दाएं जाने पर घटती जाती है। इस प्रभाव को लैंथेनाइड संकुचन कहते हैं। तो बच्चों, यही हेडिंग स्पेशल है इस पूरे चैप्टर भर में, लैंथेनाइड संकुचन। अब इसको कायदे से समझना है, पढ़ना है, प्रभाव के बारे में, महत्व के बारे में भी जानना है। तो लैंथेनाइड संकुचन क्या है कि पहले ये जाने, लैंथेनाइड संकुचन है क्या कि 4s ब्लॉक के तत्वों में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ, अर्थात बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या क्रमशः घटती जाती है। इस प्रभाव को ही लैंथेनाइड संकुचन कहते हैं। तो पहले तो तुमने संकुचन बता दिया, अब हम बताएंगे इसका कारण क्या है। तो लैंथेनाइड संकुचन का कारण 4f उपकोष का दुर्बल आवरण प्रभाव, 4f उपकोष का दुर्बल आवरण प्रभाव होता है। इतना समझ गए? जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता जाता है, अर्थात सारणी में जैसे जैसे लैंथेनाइड श्रेणी में जैसे जैसे बाएं से दाएं जाते हैं, परमाणु क्रमांक बढ़ता जाता है और अंतिम इलेक्ट्रॉन n-2 कक्षा के, अंतिम इलेक्ट्रॉन n-2 कक्षा के f उपकोष में प्रवेश करता है। क्योंकि f उपकोष का आवरण प्रभाव बहुत कम होता है, इसी कारण बाएं से दाएं जाने पर लैंथेनाइडों का, क्या हमने बताया अभी, 4f कोष का दुर्बल आवरण प्रभाव ये कारण है। ठीक, फिर श्रेणी में, लैंथेनाइड श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता जाता है, वैसे वैसे ही इनका नाभिकीय आवेश भी बढ़ता जाता है। क्या बढ़ता गया? नाभिकीय आवेश भी बढ़ता जाता। किंतु अंतिम इलेक्ट्रॉन n-2 कक्षा के f कोष में प्रवेश करता है, जिसका आवरण प्रभाव बहुत कम होता है। इसी कारण f ब्लॉक तत्वों के बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर आकर्षित हो जाते हैं और त्रिज्या संकुचित हो जाती है। इतना समझ में आ गया? एक बार फिर से हम इसको समझाते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि लैंथेनाइड संकुचन का कारण
4f उपकोष का दुर्बल आवरण प्रभाव होता है। लैंथेनाइड श्रेणी में जैसे जैसे बाएं से दाएं बढ़ते हैं अर्थात परमाणु क्रमांक बढ़ता जाता है, नाभिकीय आवेश भी बढ़ता जाता है, किंतु अंतिम इलेक्ट्रॉन n-2 कक्षा के f उपकोष में प्रवेश करने के कारण आवरण प्रभाव उस हिसाब से नहीं बढ़ पाता जितना नाभिकीय आवेश बढ़ता है। अतः नाभिकीय आवेश को रोकने के लिए आवश्यक आवरण प्रभाव उत्पन्न नहीं हो पाता, जिससे एफ ब्लॉक तत्वों के बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर आकर्षित हो जाते हैं और त्रिज्या संकुचित हो जाती है। इतना समझ में आ गया। अब आते हैं लैंथेनाइड संकुचन के प्रभाव। संकुचन का प्रभाव, तो लैंथेनाइड संकुचन के कारण ही इस श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर आयनन ऊर्जा बढ़ती है। क्या बढ़ती है? आयनन ऊर्जा बढ़ती है। लैंथेनाइडों के दूसरा पॉइंट है कि लैंथेनाइडों के ऑक्साइडों और हाइड्रोक्साइडों के क्षारीय गुण भी बाएं से दाएं जाने पर बढ़ते हैं। ठीक है। तीसरा है लैंथेनाइड संकुचन के कारण ही इनके रासायनिक गुणों में लगभग समानता पाई जाती है। बाएं से दाएं जाने पर रासायनिक गुणों में समानता पाई जाती है। क्यों? लैंथेनाइड संकुचन के कारण। और अगला है कि रासायनिक गुणों में पारस्परिक समानता होने के कारण इन्हें एक दूसरे से अलग कर पाना बहुत कठिन होता है। एक दूसरे से अलग करना बहुत कठिन होता है। अब इसमें एक पॉइंट और बता दें, फिर इसकी हेडिंग ये भी खत्म हो जाएगा। रंगीन आयनों का निर्माण, कि वे लैंथेनाइड जिनके एफ उपकोष में 0 या 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं वे रंगहीन आयन बनाते हैं, क्योंकि इनके विन्यास स्थायी होते हैं। इसके अतिरिक्त सभी अपूर्ण एफ उपकोष वाले लैंथेनाइड रंगीन आयन देते हैं। सभी अपूर्ण एफ उपकोष वाले लैंथेनाइड रंगीन आयन देते हैं। फिर इसके बाद है ऑक्सीकरण अवस्था। लैंथेनाइडों की प्रमुख ऑक्सीकरण अवस्था +3 होती है, किंतु ये परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रकट करते हैं। अतः ये +2 व +4 ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रकट करते हैं। क्लियर हो गया। फिर आते हैं चुंबकीय गुण। वे लैंथेनाइड जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं वे अनुचुंबकीय होते हैं। इनमें F0, F14 विन्यास वाले लैंथेनाइड प्रतिचुंबकीय हैं, जबकि शेष अनुचुंबकीय होते हैं। इतना समझ में आ गया। अब जटिल यौगिकों का निर्माण, ये इसका पॉइंट है, जटिल यौगिकों का निर्माण। तो डी ब्लॉक तत्वों की तुलना में लैंथेनाइड बहुत कठिनता से जटिल यौगिक बनाते हैं। क्लियर हो गया। अब आते हैं उपयोग लास्ट में इसके, लैंथेनाइडों के उपयोग। तो मिश्र धातु जैसे मिश्र मेटल बनाने में इसका उपयोग गैस लाइटर, आग फेंकने वाले बम आदि बनाने में होता है। जेट विमानों के पुर्जे बनाने में। सीरियम लवण का उपयोग पेट्रोलियम उद्योग में उत्प्रेरक के रूप में होता है। रंगीन कांच और प्रकाश फिल्टर बनाने में इसका उपयोग होता है। तो बच्चों ये इस प्रकार से लैंथेनाइड हमने समाप्त कर दिया।